स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। बेमौसम हुई बारिश ने लाखों किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। उम्मीदों से सींची फसल बर्बादी की बारिश में ढेर हो गई। किसानों की कमर टूट गई। बेहाल बेबस किसान मौत मांग रहे हैं। जिंदगी को छोड़ मौत की फांस को चूमने को मजबूर हो रहे हैं। हम आपको यूपी के 4 शहरों संभल, महोबा, ललितपुर और बांदा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। संभल में फसल बर्बाद होने से परेशान एक किसान पर सरकारी महकमे के बाबू ने भी जुल्म ढाए। खेत की चकबंदी के लिए रिश्वत मांग रहे लेखपाल से तंग इस किसान की खेत में ही मौत हो गई। इस मामले में किसान के बेटे ने एसडीएम से आरोपी लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं महोबा में मुफलिसी से गुजर रहे रामकिशन पटेल नाम के किसान की मौत हो गई। यहां के ननौरा गांव के रहने वाले रामकिशन को फसल बर्बाद होने का सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। रामकिशन पर सहकारी समिति का 20,000 रुपए का और साहूकारों का 2 लाख से ज्यादा का कर्ज था। अब किसान की मौत के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 30,000 का मुआवजा दिया है। और वहीं बांदा के जसपुरा थाने के नांदादेव गांव में एक किसान सिद्धा ने केरोसिन तेल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। समय रहते परिवार के लोगों ने उसे देख लिया। आग में झुलसे सिद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब यह बताया जा रहा है कि सिद्धा ने साहूकारों से करीब 40,000 रुपए का कर्ज लिया था। जबकि सरकारी प्रयासों की अगर बात करें तो बुंदेलखंड के परेशान किसानों की मदद के लिए सीएम अखिलेश ने 200 करोड़ रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया हुआ है और इसी के तहत ललितपुर जिले को 2 करोड़ रुपए भेजे गए। ललितपुर के डीएम के मुताबिक जिले के 17 गांव के करीब 7,526 किसानों की फसल बारिश में बर्बाद हो गई है। उनमें यह मुआवजा बांटा जाना है। और यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा किसानों को 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य भर में जहां भी फसल बर्बाद हुई है वहां किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। एक कार्यक्रम के सिलसिले में कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने ये बातें कही। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इमरजेंसी फंड से 200 करोड़ रुपयों की राहत राशि तुरंत जारी कर दी है और अब इसे जल्द ही किसानों में बांटा जाना है। और शिवपाल यादव ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर ये मुआवजा किसानों में बांटा जाएगा। लेकिन इसके लिए जो जरूरत है, जो तैयारियां हैं सरकार की, प्रशासन की, वो पूरी नहीं है। किसे कितना मुआवजा दिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है और इसके अभाव में मुआवजे में देरी हो रही है। किसानों तक वो मुआवजा पहुंच नहीं रहा है। अब सवाल यही है कि 3 दिनों के अंदर आखिर ये मुआवजा किसानों तक कैसे पहुंचेगा। और इन सब दिक्कतों को, परेशानियों को देखते हुए सरकार अब सचेत हुई है और अब प्लानिंग बना रही है। यूपी सरकार किसानों और उनकी फसलों का एक डेटा बैंक बना रही है। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की खुशहाली से ही देश की तरक्की मुमकिन है। सीएम ने कहा कि डेटा बैंक बनने के बाद किसानों को कई तरह की सहूलियतें होंगी। ऑर्गेनिक खेती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को फसलों का सही दाम दिलाने को लेकर गंभीर है। साथ ही सीएम ने कहा कि दूध उत्पादन को लेकर भी सरकार किसानों को बोनस देने पर विचार कर रही है। नेताजी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों के पक्ष में फैसले लिए हैं। कोशिश होगी और हम ये तय करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं किसानों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं अगर डेटा सरकार के पास होगा, उस कोशिश में लगेंगे हम, आपको बहुत जल्दी ऐसा परिणाम देंगे जिससे कि किसान सीधा संपर्क, सीधी जानकारी दे और सरकार डेटा बना ले। गाय के दूध के प्रोडक्ट का बाजार बड़ा है, अच्छा है। अगर हम केवल गाय के दूध के प्रोडक्टिव बेचने में और उसको बाजार में शामिल करने में कामयाब हो जाएं, तो इसलिए आपका सुझाव ठीक है। देखिए, जब तक दूध बढ़ेगा नहीं, और मैं कहूंगा, मैंने अपने बजट भाषण में भी शायद एक दिन कहा भी था प्रेस के सामने कि अगर मुझे गाय के दूध पर बोनस देना पड़ा किसानों को तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं कि अगर सरकार की तरफ से पराग दूध खरीदते हैं तो अगर बोनस देना पड़ा, ज्यादा पैसा देना पड़े, तो देने का काम सरकार करेगी। और आगरा में ताज कॉरिडोर में हुए वृक्षारोपण घोटाले के मामले में सीएम अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है। सीएम ने आगरा के मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक को निलंबित कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्य योजना बने, जिसके बाद 3 समितियों का भी गठन किया गया है। समिति पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले पर सवाल उठाए थे और तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां भ्रष्टाचार के पेड़ उग गए हैं और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के कई दिन बाद जाकर ये कार्रवाई की गई है।
और यूपी में पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर उम्मीदवारों का हंगामा हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां विधानसभा के सामने पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान एक युवक पेड़ पर चढ़ गया, जिसे बाद में उतारा गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। और दूसरी तस्वीर गोरखपुर की आप देख रहे हैं। पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चेतना चौराहे पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। जबकि तीसरी तस्वीर बागपत की है, यहां भी पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी दिखी। भर्ती घोटाले के विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बड़ौत इलाके में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा दिया। अभ्यर्थियों के समर्थन में छपरौली विधानसभा क्षेत्र के एमएलए वीरपाल भी सड़कों पर उतरे। सड़क पर लगे जाम को, लंबे जाम की वजह से यहां मुसाफिरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर बीजेपी ने मिशन यूपी 2017 के लिए कमर कस ली है। पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज वाराणसी के नदेसर में राजभर समाज की महारैली को संबोधित किया है। इस मौके पर शाह ने कहा कि हमारा मकसद यूपी को बेहतर राज्य बनाना है। शाह ने कहा कि अगर बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई तो अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण मिलेगा। शाह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर हमला बोलते हुए यह कहा कि दोनों के करीबियों की गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन आम जनता की गरीबी अभी तक दूर नहीं हुई है। गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, गरीब को बैंक अकाउंट देना, गरीब को बीमा से सुरक्षित करना, कई प्रकार के काम नरेंद्र मोदी ठेला चलाना है उसको भी लोन मिलेगा, पैदल रिक्शा चलानी है उसको भी लोन मिलेगा। राजभर समाज के किसी युवा को एक छोटी सी दुकान खोलनी है उसको भी 5 लाख मिल जाएंगे। ये व्यवस्था मोदी सरकार। बुलंदशहर में राहुल गांधी की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर यह भी लिखा है कि गुमशुदा राहुल की तलाश करने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। पोस्टर पर 4 स्थानीय लोगों के नाम भी लिखे गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ये चारों बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हालांकि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता बीजेपी की तरफ से ऐसे पोस्टर जारी होने के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। आपको बताएं कि 2 दिन पहले यहां आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कहा था कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया के बीच झगड़ा हुआ है और जिसकी वजह से राहुल गांधी रूठ कर चले गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इसी बयान के बाद से ये पोस्टर लगाने का सिलसिला यहां शुरू हुआ है। हम तो इतना ही चाहते हैं, कांग्रेस नहीं बता पा रही है, उनके घर का झगड़ा है, उनके घर का झगड़ा है। बच्चा रूठ कर गया हुआ है, मां नहीं मना पा रही है। इधर अम्बेडकर नगर में 11 मार्च को सराफा व्यापारी शुभम की गोली मारने के मामले में नया खुलासा हुआ है। एसपी ने खुलासा किया है कि फैजाबाद जेल में बंद सुनील यादव ने जेल से ही रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर अपने भाई मुकेश यादव को भेजा था। सराफा व्यापारी पर मुकेश यादव ने गोली चलाई थी और अब इसका एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मुकेश यादव और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख रहे हैं ये 2 तस्वीरें एक साथ, किस तरीके से यहां गोली मारी गई सराफा व्यापारी को। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों ने भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए एक जीवित शख्स को मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। पीड़ित शख्स वेद प्रकाश यहां के पूर्व डीएम रामचंद्र के रिश्तेदार हैं। वेद प्रकाश की मुरादाबाद में 12 बीघा जमीन है और इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने 14 फरवरी 2014 को वेद प्रकाश को मृत्यु प्रमाण पत्र वेद प्रकाश का बनवा लिया और धांधली के इस पूरे खेल में प्राधिकरण के भ्रष्ट कर्मचारियों ने आरोपियों का पूरा साथ दिया। वेद प्रकाश ने जालसाजों और नगर निगम के आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं नगर आयुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये एक वेद प्रकाश है, उनके बारे में मुझे कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है और मैंने इसमें तत्काल हमारे यहाँ वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी श्री ज्ञान सिंह जी हैं, उनको ये एक जांच सौंप दी है और वो 3 दिन के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी है। वो पूरा प्रकरण देख करके बताएंगे और अगर कोई गलत मंशा से किया गया होगा या गलत प्रमाण पत्र जारी किया होगा तो वो निरस्त होगा और जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा।
गोरखपुर नगर निगम को ईपीएफ कमिश्नर ने 5.25 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश दिया है। दरअसल निगम ने अपने कैजुअल और ठेका कर्मचारियों का ईपीएफ पिछले 4 साल से जमा नहीं करवाया है, जिसको लेकर अब ईपीएफ कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी निगम को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 4 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करवाने की बात थी, पर निगम ने इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। न ही किसी कर्मचारी का खाता खुला और न ही पैसे जमा हुए। इसका खामियाजा अब निगम को भुगतना पड़ सकता है। निगम के पास रकम जमा करवाने के लिए सिर्फ 30 मार्च तक का समय है। नोटिस मिलने के बाद अब निगम में खलबली मची हुई है इस बात को लेकर। निगम कहता है कि किसी भी फर्म को हर महीने की 15 तारीख तक अपने कर्मचारी की ईपीएफ रकम जमा करवानी होती है। ये नियम है, लेकिन ईपीएफ अधिनियम की धारा 14B के तहत 2 महीने की देरी होने पर 5% और 6 महीने से ज्यादा देरी होने पर 25 से 100% का जुर्माना लग सकता है। लेकिन निगम ने अभी तक अपने कर्मचारियों का ये पैसा जमा नहीं करवाया है। नगर निगम इसकी भरपाई कर देगा। थोड़ा समय हम लोग लेंगे, क्योंकि नगर निगम अपने सीमित संसाधनों से नगर का सफाई व्यवस्था, विकास इत्यादि कार्य करता है। तो अब एक बार में 5.5 करोड़ रुपए देने में थोड़ी सुविधा होगी, तो विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं पे कोई हम लोगों का प्रभाव न पड़े, इसको देखते हुए हम लोग इसको जमा कर देंगे। मार्च 2013 के बीच की है। इस अवधि में नगर निगम ने भविष्य निधि अपने कर्मचारियों का जमा नहीं किया, जिसमें कंट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। वाराणसी में युवक की हत्या पर जमकर बवाल हुआ और लोगों ने हरकीरत चौराहे पर जाम लगा दिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारी लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी। अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जी संगम पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल सफीकुर रहमान नाम का युवक देर रात जब अपने घर पहुंचा तो घर के बाहर ही पहुंचे 2 लोगों ने उसे गोली मार दी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई और इसके बाद ये हंगामा हो रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, वाराणसी में युवक की हत्या पर जमकर बवाल हुआ है। लोगों ने हरकीरत चौराहे पर जाम लगा दिया है। प्रदर्शनकारी लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और आगजनी भी की है। रवि पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। रवि, ये जो हंगामा चल रहा है, इसको लेकर पुलिस कितनी सतर्क है? यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग के लेकर लोग थाने पे पहले इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने जब उनको खदेड़ना शुरू किया तो ये सभी लोग आक्रोशित हो गया। उसके बाद से आगजनी और पथराव करने लगे। कुल मामला गिरफ्तारी की मांग को लेकर है। पुलिस पूरी तरीके से फोर्स लग चुकी है, लेकिन अभी तक गुस्सा शांत नहीं है। हाँ, हालांकि जितने भी लोग हैं वो पथराव और आगजनी करना बंद कर दिए हैं, लेकिन जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रवि। और इधर देवरिया के बरहज में 3 दलित छात्राओं की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में सोनू नाम के युवक ने छात्रा की हत्या की। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए अन्य 2 छात्राओं को भी मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ बताओ? उसके बाद क्या किया बताओ? अरे बोला क्या ना, जोर जोर से यार, कितना तोड़ोगे का? तो बरहज थाना क्षेत्र में ये हत्या की वारदात हुई। देवरिया में 3 दलित छात्राओं की हत्या के मामले में पुलिस ने अब खुलासा किया है और पुलिस ने ये बताया है इसके पीछे कि एक तरफा प्यार में सोनू नाम के युवक ने इस छात्रा की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए 2 अन्य छात्राओं को भी मौत के घाट उतार दिया। वो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए धीरज गौड़, जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, व अमरेश हरिजन उर्फ लोहा, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ। सोनू ने अपने 3 दोस्तों धीरज गौड़, जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, अमरेश हरिजन और राज कोकिल हरिजन के साथ मिलकर के इस घटना को प्लान किया। तो देवरिया जनपद में 3 दलित छात्राओं की हत्या पर सियासत काफी तेज हो गई। तमाम सियासतदान राजनीतिक रोटी सेकने के बहाने पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के नेता बारी बारी से फूली पिपरा गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की वकालत की। तो बीजेपी नेता सूर्य प्रताप शाही ने पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। वहीं बीएसपी ने घटना पर अफसोस जताया है। तो उसमें
इनको आर्थिक सहायता मिलेगी। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में इसका प्रावधान है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार से भी मैं कहूंगा, मांग करूंगा कि अधिक से अधिक सहायता दें। राज्य सरकार रोज कभी किसी को 10 लाख, कभी किसी को 20 लाख, कभी 50 लाख वो देते रहते हैं। वो धनराशि तो इन गरीबों को जानी चाहिए। जो संपन्न लोग हैं उनको और धनराशि दे दे, उससे क्या माने हैं। ज्यादा से ज्यादा धनराशि इन परिवारों को मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार से बात करेंगे। जिसमें अनुसूचित वर्ग की 3 बालिकाओं की हत्या नृशंस तरीके से की गई है। मैं इस घटना की घोर निंदा और भर्त्सना करता हूं और राज्य सरकार के कानून व्यवस्था का इस घटना ने परचम उड़ा दिया है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि इस घटना का समयबद्ध तरीके से उसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और यूपी के शहरों से लड़कियों के गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हम आपको कुशीनगर और मैनपुरी की तस्वीरें दिखाएंगे। कुशीनगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से कक्षा 6 और 8वीं की छात्राएं बीती रात से गायब हैं। आखिरी बार स्कूल की एक छात्रा ने दोनों को रात करीब 3 बजे देखा था, लेकिन सुबह दोनों अपने कमरे में नहीं थी। वहीं दूसरी घटना मैनपुरी की है, जहां भोगांव थाना इलाके में एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। लड़की के अपहरण का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें फोन कर लड़की को अगवा करने की जानकारी देते हुए पुलिस में न जाने की धमकी दी थी। नोएडा में प्राधिकरण द्वारा मांगे पूरी नहीं किए जाने के विरोध में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया है। सेक्टर 79 में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने करीब आधा दर्जन बिल्डरों की साइट पर जाकर निर्माणाधीन काम बंद करवा दिया। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण न गांव का विकास कर रहा है और न ही उनको 5% विकसित भूखंड मिल पा रहे हैं। गांव के तालाब और चारगाह की जमीन तक बिल्डरों को अलॉट कर दी गई है। बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कचरे के ढेर में लाखों रुपयों की दवा मिली है। ये दवा क्षय रोग की है, यानी टीबी की है, और इस पर नॉट फॉर सेल की मुहर भी लगी है। इस मामले में डीएम अनिल कुमार ने सीएमओ को 3 स्तरीय जांच सौंपकर कड़ी फटकार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बोरिंग करते वक्त ये हादसा हुआ। ये बताया जा रहा है कि लोहे की पाइप से हाई टेंशन तार टकराने से ये हादसा हुआ है। एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की है। आज विश्व जल दिवस है। आज हर कोई पानी की महत्ता और पानी बचाने की बातें कर रहा है, लेकिन सदियों से लोगों की प्यास बुझाने वाले स्रोत अब खत्म होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब गांव में कुओं की भरमार हुआ करती थी। ये कुएं न सिर्फ प्यास बुझाती थे, बल्कि धरती के जलस्तर को भी बनाए रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुएं खत्म होते गए। आज हालात ये है कि गांव में बहुत कम कुएं बचे हैं। जो बचे हैं उनका पानी भी साफ नहीं है। जल बचाने के लिए काम करने वाले लोग भी मान रहे हैं कि अगर जल्द ही इन पारंपरिक स्रोतों का ध्यान नहीं रखा गया तो जमीन का जलस्तर काफी गिर जाएगा। लोगों को प्यासे ही रहना पड़ेगा।